तो आज हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या है, इंटीजर क्या है। ये सभी जो नंबर होते हैं उसको पहले देख लेते हैं हम लोग। आप लोगों ने पहले भी नेचुरल नंबर को पहले से पढ़ा होगा, आपने पहले भी पढ़ा होगा। वो ऐसे संख्या जिन्हें गिनती के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे कि बोल सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये सभी संख्या हैं जैसे गिनने के लिए जिसे यूज किया जाता है। जैसे -2 नहीं बोल, गिनने के लिए यूज नहीं किया जाता है। जैसे आप नहीं बोल सकते मेरे पास -5 कलम है। आप ऐसे जीरो नहीं बोलते कि मेरे पास 0 कलम है। आपके अगर आपके पास कलम नहीं होता तो आप बोलते हैं कि मेरे पास कलम नहीं है। ऐसा नहीं बोलते हैं कि मेरे पास 0 कलम है। तो वैसे संख्या जिसे किसी चीज़ को काउंट करने के लिए यूज किया जाता है उसको नेचुरल नंबर कहते हैं। इसका सिंपल डेफिनेशन बोल दिया जाता है कि काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। उसके बाद है यहाँ पे हम लोग को होल नंबर। होल नंबर होता है अगर जीरो को नेचुरल नंबर में अगर जीरो को शामिल कर दिया जाए तो उसको बोल देते हैं होल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर। जैसे 0 हो गया, 1 हो गया, 2 3 4 5 सभी नंबर जो है होल नंबर है। उसके बाद आता है इंटीजर। इंटीजर जो सेट ऑफ इंटीजर जो होता है ये -1 -2 -3 -4 -5 ऐसे जो डॉट 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 ऐसे संख्याएं जाती है। और 0 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 जैसे संख्याएं जो है होती है इंटीजर होती है। उसके बाद अगला है हम लोग का रेशनल नंबर। रेशनल नंबर का यहाँ पर डेफिनेशन थोड़ा सा लिख दिए। दोज नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q आर कॉल्ड रेशनल नंबर वेयर p and q आर इंटीजर एंड q नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे देख लेते हैं कि ये क्या बोलता है। ये बोल रहा है कि वैसे संख्याएं जिसे p by q के फॉर्म में लिखा जा सकता है उसे इंटीजर कहते हैं। जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं कि 2 है, एक इंटीजर है, सॉरी 2 एक रेशनल नंबर है तो 2 को लिख सकते हैं 2/1 लिखा जा सकता है। अब 5 हो गया, 5 को भी लिख सकते हैं। 5 को जैसे कि 5 हो गया, 5 को लिख सकते हैं 5/1 लिख सकते हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पे जो है रेशनल नंबर का डेफिनेशन को ही सेटिस्फाई करता है। यहाँ पे बोल रहा है कि 5 को देखिए पी वाई क्यू के रूप में लिख रहे हैं, जहाँ पे देख सकते हैं क्यू का वैल्यू 0 नहीं है और पी और क्यू यहाँ पे इंटीजर है। यहाँ पे इस तरह से बोल सकते हैं 5 जो है एक रेशनल नंबर है। लेकिन हम लोग इसी तरह से इसको नहीं बोल सकते हैं कि √2 जो नहीं बोल सकते हैं कि रेशनल नंबर। जैसे कि आपको दिखाते हैं √2, जैसे √2 है यहाँ पे। आप इसको ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि √2/1 लिख देते हैं, इसको बोल देते हैं रेशनल नंबर। ये भी तो p by q में लिखा गया है। आप थोड़ा सा डेफिनेशन को अगर गौर से देखिए, अपने लिखा हुआ कि p and q आर इंटीजर। यहाँ पे देख सकते हैं p और q इंटीजर होना चाहिए, लेकिन √2 यहाँ पे इंटीजर नहीं है। तो इसलिए हम लोग बोल देते हैं कि √2 जो है रेशनल नंबर को डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं करता, इसलिए √2 इरेशनल हो गया। आगे हम लोग का है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर का फिर से थोड़ा सा डेफिनेशन लिख दिए। दोज नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q आर कॉल्ड रेशनल नंबर वेयर p and q आर इंटीजर एंड q नॉट इक्वल टू 0। ठीक उसी प्रकार जिस तरह रेशनल का था डेफिनेशन, उसी तरह इरेशनल का डेफिनेशन है। यहाँ पे इतना ही कहना जरूरी नहीं कि दोज नंबर, यहाँ पे इतना कहना जरूरी है दोज नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q आर कॉल्ड इरेशनल। इतना कहना काफ़ी नहीं रेशनल का डेफिनेशन के लिए। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट होता है q p and q आर इंटीजर, ये कहना बहुत जरूरी होता है। जैसे कि अगर आप इतना ही डेफिनेशन बोलिए दोज नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q आर कॉल्ड इरेशनल नंबर वेयर p and q आर इंटीजर। तो इंटीजर जैसे ही नहीं लिखिएगा तो ये डेफिनेशन थोड़ा गलत हो जाएगा। इंटीजर बोलना बहुत जरूरी होता है। आगे पे इसका थोड़ा सा अल्टरनेट डेफिनेशन देख सकते हैं। दोज नंबर विच आर नॉट रेशनल आर कॉल्ड, हाँ चला, दोज नंबर विच कैन नॉट, हाँ यहाँ पे दोज नंबर विच आर नॉट रेशनल। और इट्स सिंपल डेफिनेशन, दोज नंबर विच आर नॉट रेशनल आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। वैसे संख्या जो रेशनल है उसी को रेशनल बोलते हैं। तो आगे हम लोग देख लेते हैं अगला पीडीएफ में। आगे आता है रेशनल नंबर के बाद आता है रियल नंबर। तो रियल नंबर हो जाता है
अगर रेशनल या रेशनल को मिला देते हैं हम लोग उसी को बोलते हैं रियल नंबर। जैसे कि हम लोग बोल देते हैं रियल नंबर के लिए से -1 -2 -3 ऐसा जो संख्याएँ हैं -4 1 2 3 √2 √3 3/2 5/7 जितना भी संख्या है वो सभी रियल नंबर होता है। जितना भी आप संख्या अभी तक पढ़े 10th तक में जितना भी पढ़े वो सभी संख्याएँ होती है रियल नंबर होता है। अब रियल नंबर के आगे बढ़ने से आता है इमेजिनरी नंबर। ऐसे संख्या जो जैसे देख सकते हैं कि 0 है, i है, 2i है, 3i है, 4i 5i ऐसे जो है -i -2i -3i ये सभी संख्या इमेजिनरी नंबर होता है। तो इस संख्या इमेजिनरी नंबर का शुरुआत जो हुआ था वो सबसे पहले जिसका आइडिया आया था कि कैसे किसी संख्या का इमेजिनरी नंबर का पहले तो हम लोग देख लेते हैं। इमेजिनरी नंबर होता है मतलब काल्पनिक संख्या, और काल्पनिक संख्या का मतलब जिसका कल्पना से बनाया गया, इमेजिनेशन से बनाया गया, उसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। वहाँ से शुरुआत हुआ था। तो सबसे पहले इसको बनाने के लिए इसको जो आइडिया आया था तो सबसे पहले हम लोग को दिखा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आप लोग सॉल्व करते हैं x² + bx + c = 0। वहाँ पे आप लोग क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला पढ़ते थे कि अगर उसका रूट निकालना है, रूट कहने का मतलब x का कौन सा वैल्यू इसमें डालें जो 0 हो जाए। x का कौन सा वैल्यू डालें कि पूरा जो टर्म है वो 0 हो जाए, वही हम लोग का रूट होता था। तो यहाँ पे हम लोग को फॉर्मूला आता था, आप लोग जानते हैं पहले से 10th में पढ़े, x = -b + -b² -4ac/2। हम लोग इसी को बोलते हैं, ये जो टर्म है ना b² -4ac इतना ही b² -4ac इसी को बोलते थे डी। इसी का नाम है डिस्क्रिमिनांट बोलते थे। और यहाँ पे हम लोग को 3 कंडीशन आता है। अगर d = 0 आता था, d > 0 आता था, d < 0 आता था। d हो सकता है 0 के बराबर, ग्रेटर देन 0 कहने का मतलब पॉजिटिव हो सकता है, d < 0 कहने का मतलब नेगेटिव हो सकता है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर d = 0 था तो हम लोग का आता था, ये आता था हम लोग का, हाँ 2 रूट आता था और दोनों का रूट के दो x x1 x2 मिलता था, 2 वैल्यू मिलता था जो दोनों बराबर होता था। और d > 0 में 2 रूट मिलता था तो डिफरेंट होता था, दोनों रूट का सेम वैल्यू नहीं होता था। और इसमें d < 0 में हम लोग बोल देते थे कि इसका जो सॉल्यूशन जो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसका नो सॉल्यूशन होगा। हाँ तो <0 में देखिए होता ये था कि रूट के अंदर नेगेटिव चला जाता था और हम लोग बोल देते थे कि इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। तो ऐसा यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन इसलिए लगा था क्योंकि इसमें आपको दिखाएंगे आगे, जब इमेजिनरी नंबर का आगे जो पढ़ा रहे हैं तो उसमें दिखाएंगे कि इसमें काहे रिस्ट्रिक्शन लग गया था, आगे काहे नहीं, इसका रूट काहे नहीं निकल रहा था। तो आगे यहाँ पे देखते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे दिखा है कि x² = -1। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें बोल रहा है कि इस इक्वेशन में बोल रहा है कि x का ऐसा वैल्यू डालिए जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। इसमें बोल रहा है x का कौन सा वैल्यू डालें इसका स्क्वायर करने पर -1 आ जाए। आप लोग देख सकते हो कोई भी नंबर आपने पढ़ा, स्क्वायर कहने का मतलब जैसे मान लेते हैं अगर बोलते हैं कि 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कहने का मतलब 2 को 2 बार गुना कीजिए, 2 का तो आता था 4। तो उसी तरह से अगर बोलता है -1 आने, तो -1 आने के लिए आप देखिए 1 को अगर 1 से गुना करते हैं तो आता है 1। अगर -1 को -1 से गुना करते हैं तो आता है 1। अगर हम लोग को स्क्वायर करना है तो सेम नंबर को सेम से गुना करना पड़ता है। जैसे अगर मान लीजिए आपको गुना करना है, जैसे अगर दोनों नंबर नेगेटिव रहा, अगर दोनों को गुना करते हैं, अगर कोई नंबर मान लीजिए एग्जांपल के लिए कोई भी नंबर होगा नेगेटिव नंबर, और नेगेटिव को उसी नंबर के साथ गुना कीजिएगा तो आंसर हम लोग आता है पॉजिटिव। आप लोग जानते हैं कि माइनस माइनस प्लस होता है। यानी अगर किसी नंबर का आप स्क्वायर करते हैं तो कभी भी नेगेटिव नहीं आने वाला है। अगर वो नेगेटिव नंबर का नेगेटिव गुने नेगेटिव आ जाता है, क्या नेगेटिव इंटू नेगेटिव आ जाता है पॉजिटिव। अगर कोई नंबर पॉजिटिव हो तो उसको पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव होता है, यानी नेगेटिव आने का कोई चांस नहीं होता है। ऐसा कोई भी रियल नंबर नहीं होता है जिसका अगर आप उसी नंबर के साथ अगर गुना कर दिया जाए, उसी नंबर के साथ अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उसका फिर नेगेटिव आने का कोई चांस नहीं है। लेकिन फिर भी हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोग मान लेता है कि ऐसा तो होने वाला, रियल में तो होने वाला है नहीं, लेकिन फिर भी मान लेता है कि माना कि अगर x² का वैल्यू -1 है
ज़बरदस्ती लिख दिया जाता है, ज़बरदस्ती पढ़ा जाता है कि अगर मान लिया, कल्पना कर लिया कि अगर x² का वैल्यू -1 हो जाए, मान लिया अगर 2 नंबर ऐसा होगा, ऐसा होने वाला है नहीं रियल में, लेकिन फिर मान लेता है कि x² वैल्यू -1, ऐसा कल्पना कर लिया। तो देखिए यहाँ पे ऐसे, इसीलिए यहाँ पे आप लोग देख सकते आगे, फिर आगे कर दें। देखिए x² का वैल्यू उधर चला गया, स्क्वायर उधर गया तो +-√2 +-√1 आ गया। फिर इसी को एक मैथमेटिशियन आए थे, इसका नाम ऑयलर था, तो उन्होंने इसको √1 को सबसे पहले बार आई लिख दिया था। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ जैसे हम लोग x² =-1 जैसे ज़बरदस्ती किए, गलती लिखे, ऐसा जैसे ज़बरदस्ती किए थे कि ऐसा होने वाला है नहीं, फिर भी हम लोग मान लिए कि अगर ऐसा होगा तो हम लोग देखिए रूट में यहाँ पे देख सकते हैं √1 अंदर में नेगेटिव आ गया था, रूट के अंदर नेगेटिव आ गया था। तो इसीलिए जब हम लोग यहाँ पढ़ते थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसमें भी जब बोलता था कि नो सॉल्यूशन, इसका कहने का मतलब ये था कि ऐसा जीरो नहीं होने वाला है, यानी आपने जो इक्वेशन लिखा वो गलत लिखा है, ऐसा कभी भी जीरो नहीं होगा। रियल नंबर के लिए जीरो नहीं, ऐसा नहीं, कोई भी एक्स का वैल्यू नहीं मिलेगा जिसके लिए आप इसको जीरो कर दीजिएगा। लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती लिखने से ही, ये देखिए ये वाला जैसे यहाँ ज़बरदस्ती लिखे हैं ना, रूट के अंदर आगे, उसी तरह यहाँ ज़बरदस्ती लिखने के कारण बोलता था नो सॉल्यूशन। लेकिन हम लोग फिर भी ज़बरदस्ती पढ़ते हैं इसको और आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे √1 को आई मान लेता है, और फिर इसी के आगे, इसी से देखिए यहाँ इसी से आगे आई आ गया था, इसी को बोल दिया √1 को आई। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसी से बना था मेरे लिए। फिर हम लोग माने थे, बोले थे, इमेजिन किए थे कि ऐसा होगा, ऐसा होने वाला नहीं, फिर मान लिए इमेजिन किए अगर ऐसा हो गया तो देख सकते हैं ऐसा हो गया, तो इसी को बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या, कल्पना किए, तो उसी को बोलते, देखो आई हो गया, 2i 3i 4i 0 -i2 -2i, इसी नंबर को बोल देते हैं हम लोग इमेजिनरी नंबर। अब लोग देख सकते हैं आई स्क्वायर देखिए, दोनों साइड यहाँ पे स्क्वायर करते हैं, यहाँ पे स्क्वायर करते हैं, जैसे कि वो आई बराबर है √1, तो दोनों साइड स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर करते हैं, इधर स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, इधर -1 बचेगा, इसीलिए आई² का वैल्यू हो जाता है -1। तो यहीं से शुरुआत हुआ था इमेजिनरी नंबर की। इमेजिनरी नंबर को पहले तो शुरुआत हो, उसके बाद आगे बढ़ने लगा कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ पे थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे बोल देता है कि i⁴ का वैल्यू कितना होगा, तो ऐसे हम लोग जानते हैं कि 4 को ऐसे लिखते हैं, 2 i का पावर 2 का पावर 2, पावर का पावर गुना हो जाता है, ऐसे इसको लिख सकते हैं ये वाला। फिर इसको आई² का वैल्यू अभी हम लोग पढ़े कि -1 होता था, आई² का वैल्यू -1 बैठा दिए, तो इसको फिर -1 का स्क्वायर 1, i⁴ का वैल्यू 1 आ गया। से अगर बोलेगा i³ का वैल्यू कितना होगा, तो इसको इसे तोड़ देते हैं, i² × i, घातांक है, क्या बोलते हैं इसको, ये आप लोग 6 में पढ़ेंगे घातांक, इसको स्क्वायर रूट जो पढ़े होंगे आप लोग, पावर वाला जो वही वाला है, अब 6 में आप लोग पढ़ाए होंगे बहुत सारा इसको। तो यहाँ पे i² का वैल्यू -1 हो गया इंटू आई, तो i³ का वैल्यू -i, इसे बोलते हैं i⁷ i⁷ का वैल्यू कितना, आई इसको लिख सकते हैं i⁶ इंटू आई। अगर किसी का भी वैल्यू अगर किसी का भी आई का पावर निकालने बोल रहा है, तो आप लोग उसको ऑड इवन में तोड़ दीजिए। अगर इवन है तो ठीक है, पहले से इवन है तो ठीक है, अगर ऑड में है तो ऑड इवन में तोड़ दीजिए। तो जैसे इवन में कीजिएगा तो इसको i² के फॉर्म में लिखना आसान हो जाएगा। जैसे i² लिखिएगा, उसका पावर कीजिएगा तो उसमें -1 हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं i⁶ को ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख दिए, फिर i-1 का ऐसे क्यूब कर दिए, इसका वैल्यू आप लोग सॉल्व किए तो -i आ जाएगा। फिर एक तो जनरल सा क्वेश्चन है, जैसे बोल रहा है जैसे बोल रहा है i⁴n+1, तो आप लोग ऐसे कर देते हैं इसको। आप लोगों ने ये वाला फार्मूला पढ़ा होगा, दिखाते हैं आप लोग, एक सेकेंड, ये वाला पढ़ा होगा आप लोगों ने, ये वाला फार्मूला, x⁴ m + n है, तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है, x⁴ m × x⁴n, वही वाला कि i⁴n+1, इसको i⁴n × i लिख दिए हैं। ठीक है, आगे इसको आगे किए तो i⁴ × n हो गया,
फिर आई का पावर 4 अभी भी आप लोगों ने पढ़ा है, देख लीजिए यहाँ पे आई टू द 4 का वैल्यू 1 आता है। ये वाला जो वैल्यू है 1 बैठा दिया आई टू द 4 का वैल्यू, और इसका वैल्यू 1 आ गया। 1 का अगर कोई भी पावर कीजिएगा तो 1 ही आता है। जैसे 1 का पावर 2 कर देना, 1 गुने 1 गुने 1, जितना भी बार कीजिएगा, 2 बार कीजिएगा तो आई गुने आई, सॉरी 1 गुने 1 1 हो जाएगा। 5 बार करना, जितना भी कर सकते हैं, 1 का कुछ भी पावर रहेगा तो 1 ही आता है, आप लोग जानते ही होंगे। ठीक है, अब आता है कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसके जो हम लोगों को पढ़ना है रियल में। कॉम्प्लेक्स नंबर होता है जब हम लोग रियल नंबर को और इमेजिनरी नंबर को, हम लोग देखे थे इमेजिनरी नंबर होता है 2i 3i y 0, ये सब जो होता है नंबर जिसमें आई लग जाता है, वही होता है इमेजिनरी नंबर। तो अगर जब कॉम्प्लेक्स नंबर बनाने के लिए जब रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को मिला दिया जाता है, उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। जहाँ पे यहाँ पे देख सकते हैं ए और बी क्या होना चाहिए, ए और बी रियल नंबर होना चाहिए, ए एंड बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। जैसे एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल से आप लोग समझे क्या बोलना चाह रहे हैं। जैसे बोल रहा है कोई भी जड़ बोल रहा है, जड़ कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर का नोटेशन होता है जड़ से जनरली इसको डिनोट किया जाता है। जैसे जड़ अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसको बोल रहा है कि जैसे 2i 2 + 3i, तो देख सकते हैं ए का वैल्यू यहाँ पे 2 है, जिसमें जो कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे जनरल वाला जो लिखा था, ये देख सकते हैं ए का वैल्यू 2 है और बी का वैल्यू 3 है। तो ये बोल सकते हैं ये प्लस आई बी के फॉर्म में है, या फिर बोल सकते हैं वही वाला जो थी आई पे, इसको पहले लिखे या बाद में लिखे इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वही लिखे 2 + 3i लिखे या 2 + i3 लिखे, वही सेम टू सेम है। तो देख सकते हैं ये प्लस आई बी के फॉर्म में है। और यहाँ पे क्या देख सकते हैं कि ए और बी का वैल्यू रियल है। और दूसरा देख सकते हैं जेड का जो जेड दूसरा एग्जाम्पल है ये वाला, ये 5 + √2i, यहाँ पे देख सकते हैं ए का वैल्यू 5 है और बी का वैल्यू √2। और यहाँ पे देख सकते हैं ए और बी दोनों रियल का दोनों वैल्यू जो रियल है। अब देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा और एग्जाम्पल दिए हैं, जेड = 3 + πi। पाई आप लोग पढ़े होंगे बहुत सारा, पाई तो एक बहुत सर्कल में आते रहता है। पाई पाई का वैल्यू होता है 3.14, जो आप लोग पढ़े हैं। इसका बहुत ये तो इरेशनल नंबर है, पाई एक इरेशनल नंबर होता है। इरेशनल है फिर भी क्या होता है, रियल। रेशनल इरेशनल मिला देते तभी ना रियल होता है। तो ये इसी फॉर्म में ए प्लस आई बी के फॉर्म में तभी हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर। जेड इक्वल देखना 7 + -2i, तभी ए प्लस आई बी के फॉर्म में है, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। अब थोड़ा सा देखते हैं अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर देखते हैं, ये मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर कब बराबर होगा, कब बराबर नहीं होगा। तो देखिए अगर मान लीजिए एक कॉम्प्लेक्स नंबर जड़ वन से डिनोट किया किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को, मान लीजिए ए प्लस आई बी के फॉर्म में है एक कॉम्प्लेक्स नंबर, और जेड टू एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है ए टू प्लस आई बी टू। अगर बोल दिया जाए कि जड़ वन और जेड टू बराबर है, तो जड़ वन और जेड टू बराबर एक ही कंडीशन पर बराबर हो सकता है, जब उसका रियल पार्ट के बराबर। यहाँ पे रियल पार्ट, यहाँ पे थोड़ा सा बताना मुझे देखिए, यहाँ पे इसका देखिए जड़ का बोलते हैं 2 पार्ट होता है। ये जो है जड़ का, ये जो आ रहा है ये जो है इसका रियल पार्ट बोलते हैं, जो आई के साथ उसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं, और जो ये के जहाँ पर है उसको बोलते हैं रियल पार्ट, और इसको बोलते हैं इमेजिनरी। जहाँ पे ये बी जो दिख रहा है इसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। तो यहाँ पे देखिए अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर बोल रहा है जड़ वन और जड़ टू बराबर होगा, तो जड़ वन जड़ टू तभी बराबर जब उसका रियल पार्ट रियल के बराबर, यानी A1 A2 के बराबर हो जाए और B1 B2 के बराबर हो जाए। यानी कहने में एग्जाम्पल से अगर बताएं तो यानी कहने का मतलब है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर सिर्फ अपने आप के बराबर, किसी दूसरे नंबर के बराबर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होता, किसी के बराबर नहीं होता है। जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर का बात ही अगर छोड़ दिया जाए तो रियल नंबर भी ऐसे अगर बोला जाए कि 2 किसके बराबर होता है, तो 2 सिर्फ 2 ही के बराबर होता है, किसी के बराबर नहीं होता। 3 किसके बराबर, 3 के बराबर होता है। उसी प्रकार कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर से अपने आप के बराबर होता है, जिस तरह सभी नंबर अपने आप के बराबर होता है उसी तरह कॉम्प्लेक्स नंबर अपने आप के बराबर होता है। ये सीधा सा लॉजिक है कि कोई भी अपने आप का ही बराबर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग और आगे देखते हैं। जैसे ये थोड़ा सा एग्जाम्पल है, ऐसे वही तो 2 + 3i के बराबर होगा, 7 + 3i के बराबर होगा। अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर जोड़ना, मान लीजिए जड़ वन जड़ टू है जो यहाँ पे जो लिखे हैं दो कॉम्प्लेक्स, उसी अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ना है तो जड़ वन प्लस जड़ टू कैसे लिखेंगे, ये जड़ वन का वैल्यू कितना है A1 + IB1, और क्या है A2 + IB2। तो क्या है A1 + A2 को एक साथ रख दीजिए,
IB1 प्लस IB2 कर दिए, Z1 प्लस Z2 हो गया, इधर A1 प्लस A2 हो गया, आई यहाँ से कॉमन ले लीजिए तो आ जाएगा B1 प्लस B2। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर को तो आप देख सकते हैं क्या हुआ, रियल रियल के साथ जुड़ गया है, इमेजिनरी इमेजिनरी के साथ जुड़ गया है। यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला जो दिख रहा है क्या होगा, अगर दोनों नंबर को हम लोग जोड़ें तो क्या हुआ, A1 प्लस A2 हो गया और यहाँ पे B1 प्लस B2 हो गया है। देखिए तो यानी अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग जोड़ना है तो रियल रियल के साथ जोड़ेंगे, इमेजिनरी इमेजिनरी के साथ जोड़ेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ मान लीजिए दो कॉम्प्लेक्स नंबर को घटाना है तो वही उसी तरह जिस तरह जोड़े थे उसी तरह घटा देना है दो कॉम्प्लेक्स नंबर को। A1 प्लस IB1 हो गया। ओहो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे प्लस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, माइनस लिख दिए थे सिर्फ, थोड़ा सा यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे थोड़ा सा गलती वाला लिख देते हैं, यहाँ पे प्लस होगा या माइनस जो दिख रहा है ना बीच में, ये वाला जो माइनस दिख रहा है वो प्लस हो जाएगा। Z1 Z2 देखे आप लोग देखे थे, Z1 Z2 का Z1 का वैल्यू कितना A1 प्लस IB1 था और Z2 का वैल्यू A2 प्लस IB2 था। यहाँ पे थोड़ा माइनस हो गया है। तो यहाँ पे देखिए अब इसको कितना, अब जिस तरह कैलकुलेट करते हैं उसी तरह कैलकुलेट करेंगे, ये इसका A1 हो गया, A2 हो गया, और उसी तरह करेंगे तो इसका थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो इस तरह आ जाएगा। Z1 माइनस Z2 करेंगे, A1 माइनस A2 हो गया, आई यहाँ से कॉमन ले लीजिएगा तो B1 माइनस B2 हो जाएगा। ठीक है, तो उसी तरह जिस तरह जोड़ था दो कॉम्प्लेक्स नंबर का जोड़ते हैं उसी तरह जो दो कॉम्प्लेक्स नंबर को उसी तरह घटाते हैं। और यहाँ पे डॉट है Z1 to Z2, यानी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग मल्टीप्लाई करना है। तो आप लोगों ने बहुत मल्टी A प्लस बी इंटू बी प्लस सी, एक्स प्लस वाई इंटू A प्लस बी गुना जिस तरह किया था आप लोग 10th में जिस तरह करते थे उसी तरह का गुना है, तो गुना करते हैं। चलिए हम लोग गुना करते हैं, क्या होगा, ये पूरा के साथ गुना होगा, A1 के साथ ही पूरा गुना होगा, तो A1 के साथ पहले लिख दिए ऐसे गुना करने के लिए, फिर IB1 जो होगा पूरा के साथ गुना होगा ऐसे लिख दिए, फिर गुना कर दिए A1 इंटू A2, ये A1 B2 आई है तो आई, फिर ये वाला क्या हो गया आई का आई A2 B1, और आई वाला कितना हो गया आई इंटू आई B1 इंटू B2। अब देखिए A1 इंटू A2, ये वाला देखिए, ये वाला पार्ट यहाँ पे लिखे, ये वाला पार्ट लिखे यहाँ पे, आई इंटू आई स्क्वायर हो गया, B1 इंटू B2 हो गया, और ये वाला जो पार्ट बचा ये दोनों को, ये दोनों में से आई कॉमन ले लिए, यहाँ बच गया A1 B2 प्लस A2 B1। अब आगे इसको आप लोगों ने पढ़ा था, आगे आपको दिखाए थे तभी कि आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है। जैसे कि आप लोग देखे थे कि आई कहाँ से आया था, आई आया था कि ना रूट अंडर -1 था, और इसी को स्क्वायर किए थे, दोनों साइड स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा -1, तो वही वाला आई स्क्वायर का वैल्यू -1 लिखे हैं। तो क्या हो गया, अब इसको किए A1 इंटू A2 हो गया, B1 B2 हो गया, आई कॉमन था A1 B2। तो अगर आप लोगों को डायरेक्ट अगर इतना नहीं करना है, अगर किसी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करना है तो हम लोग देखिए क्या हो जाएगा, रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। यानी कहने का मतलब दोनों का अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 Z2 था उसका रियल से गुना कर दीजिए, माइनस इमेजिनरी इंटू इमेजिनरी कर दीजिए, और फिर आई कर दीजिए रियल इमेजिनरी, फिर इमेजिनरी रियल। यानी अगर पहला का Z1 का रियल लेते हैं तो Z2 का इमेजिनरी लीजिए, अगर अगर Z2 का रियल लेते हैं तो Z1 का इमेजिनरी पार्ट लीजिए। बस यही इसी को लिखे हैं, यही वाला को थोड़ा सा लैंग्वेज में आर ही मतलब रियल रियल आर ही Z1 कहने का मतलब रियल पार्ट ऑफ Z1। जैसे यहाँ पे था, जैसे कि यहाँ पे है, अगर मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स नंबर 2 प्लस 3 आइए, तो कहने का मतलब यहाँ पर रियल पार्ट कहने का मतलब ये वाला जो ओहो ये जो ये रियल पार्ट है, और ये जो 3 दिख रहा है इमेजिनरी पार्ट है, तो कहने का मतलब ये इसका रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है। तो वही वाला इसको लिखे हैं, A1 A2 क्या था, A1 A2 कॉम्प्लेक्स नंबर में इसका Z1 Z2 में क्या था, ये दोनों रियल था, तो वही लिखे रियल इंटू रियल, और B1 B2 क्या था, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। अरे क्या A1 B2,
A1 B2 कहने का मतलब क्या था, ये रियल पार्ट ऑफ Z1 है और B2 क्या है, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 है। ये क्या है, A2 क्या है, रियल पार्ट ऑफ Z2 है और B1 क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1। यही लिखे हैं। यही आगे का वीडियो आगे फिर से बनाएंगे, आगे का इसका जो कॉन्सेप्ट है आगे आने वाले वीडियो में फिर से हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।